हेलो माय लव लिसनर्स आउट देयर, दिस इज ARK representing 9 डियर ऑल। सबसे पहले इस सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और वो इस केस लॉ के साथ में बहुत फैमिलियर होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सत्यम कंप्यूटर स्कैम। वैसे तो सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छे से लोगों को पता है, बट फटाफट से ना मैं फटाफट से आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको फटाफट से कुछ हाइलाइट्स बता रहा हूं जो आपको याद रहे, फिर केस लॉ के बारे में जरूर डिस्कस किया जाएगा। सो पहले याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर अगर प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और याद रखिएगा सही तरह से इंटरनल ऑडिट ना की जाए, एक्सटर्नल ऑडिटर ध्यान ना दे, तो ऑफ कोर्स सत्यम जैसे केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। अब फटाफट से एक बार समझते हैं कि हुआ क्या था, आप लोगों की जानकारी बता दूं। देखो यहाँ पर बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है। पहले हाईलाइट समझ लेते हैं, फिर वो पकड़ में आ गया तो सारा खेल खत्म। देखो इन 1987, बोलो कब? इन 1987 सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज एक कंपनी का निर्माण हुआ। जी हाँ, कंपनी बनाया गया, ठीक है। और इस कंपनी में आप लोग जानते हैं दो, जिसे हम बोलते हैं राजू ब्रदर्स। नोट कर लेना भाई, नहीं तो बाद में फिर भूल जाओगे। राजू ब्रदर्स, जिसमें दो भाई कौन कौन से? रामाराजू एंड रामलिंगम, ठीक है। रामलिंगम, ठीक है, रामलिंगम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, मेरे को बताना है फटाफट से। तो 1987 के अंदर उन्होंने कंपनी बनाया, कौन सा? सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। बोलो सर, ये दो लोग थे, कौन से? राजू ब्रदर्स। बोलो ना, राजू ब्रदर्स। अब ध्यान सुनना, जिसके अंदर अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, 1987 में कंपनी बना और इन 1991 ये कंपनी BSE पे जाकर लिस्टेड भी हो गया। और मजे की बात, जल्दी ही ये कंपनी 4th लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया बन गई। अब देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, 1987 के अंदर ये कंपनी बना, दो भाइयों ने बनाया, राजू ब्रदर्स। इस कंपनी ने 1991 के अंदर ही BSE पे जाके लिस्ट हो गया और IT सेक्टर के अंदर, जी हाँ, IT सेक्टर के अंदर 4th लार्जेस्ट IT कंपनी, मतलब इन्फोसिस है, TCS है, उनके बाद ऑफ कोर्स इनका नंबर आ गया भाई। बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, अब ध्यान सुनते रहना। फिर मजे की घटना और जो घटी, मजे की घटना क्या घटी? बोला इन 2003 इसकी वैल्यूएशन की गई जब कंपनी की, तो वैल्यूएशन लगभग 1 बिलियन, जी हाँ 1 बिलियन रुपीज नहीं, डॉलर्स। ये खतरनाक बात देखते जाओ। इन 2003, फिर इन 2008 आया, जहां पर देखा गया इसकी वैल्यूएशन 2 बिलियन डॉलर्स। 2 बिलियन डॉलर्स। अब देख रहे हो मैं डॉलर्स में बोल रहा हूं भाई, बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन हो गया 2008 तक पहुंचते समझ रहे हो ना। 2008 तक पहुंचे तो 2 बिलियन डॉलर्स। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब पंख लग गया इस कंपनी को। अब देख रहे हो 1987 में बना, फिर 1991 के अंदर BSE पे लिस्ट भी हो गया, इधर 4th लार्जेस्ट IT कंपनी बन गया, और इधर साथ के साथ देखा जाए तो 2003 में जो डेटा देखा गया कि ये 1 बिलियन वैल्यूएशन थी। कितनी? 1 बिलियन वैल्यूएशन वाला कंपनी बन गया। और 2008 तक पहुंचते भाई इन्होंने तो हद ही मचा दी। और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला कि जो इसके शेयर प्राइजेस थे उनमें बड़ा जबरदस्त इजाफा आया, मतलब 300% इंक्रीज हो गया। कितना? 300% इंक्रीज हो गया। माय गॉड। सो 300% किसे कहते हैं भाई? मतलब तुम इन्वेस्ट। अब ऐसे में क्या होता है ना, समझो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इन्वेस्टर्स लोग क्या करता है, बोला यार इन्वेस्ट करो, 300% तक रिटर्न दे रहा है ये इसका शेयर। लोगों ने भरोसा किया और लोगों ने जम के यहां पर इन्वेस्टमेंट भी किया। आगे की सुनते जाओ बात। दरअसल ये जो दोनों ब्रदर थे ना, राजू ब्रदर्स, ये दोनों ब्रदर्स ने अराउंड 7500 फेक बिल्स एंड रिसिप्ट्स रेडी करी। क्या कह रहे हैं? फेक बिल्स एंड रिसिप्ट्स रेडी करी। और अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, इसका इंपैक्ट किस पे जाएगा रे? बैलेंस शीट पर। इसका इंपैक्ट किस पे? बैलेंस शीट पे। क्या बैलेंस शीट अगर देखा जाए इंप्रूव कर दिया इन्होंने। अब फेक बिलिंग का मतलब यहां पे क्या था? मतलब जो एसेट्स है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं, वो एसेट्स इसने प्रेजेंट कर दी अपने रिकॉर्ड्स में। जो लायबिलिटी एग्जैक्टली सबसिस्ट कर रही हैं, वो लायबिलिटी वहां से गायब है।
बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काम कोई 1-2 साल तक नहीं चला है, अब अपने आप अंदाजा लगा लो। 1987 से कहानी शुरू हुई है और इतनी स्पीड से दौड़ के गई है, और लगभग यू नो व्हाट, इन्होंने 7,000 करोड़, जी हां, इन ईयर 2010 का ये बिगेस्ट स्कैम था इन इंडिया, बिगेस्ट स्कैम था इंडिया के अंदर। उसके बाद तो फिर और भी प्लेयर हमारे आए, नीरव मोदी भाई सब भी आए, पीएनबी वाला आया साल खेल सामने हमारे। लेकिन अगर 2010 तक का देखा जाए तो बिगेस्ट स्कैम था, जिसमें लगभग 7,000 करोड़ की अकाउंट्स मैनिपुलेशन की गई थी, अकाउंट्स मैनिपुलेशन की गई थी इन 2010 में, जब इन लोगों ने कन्फेस किया कि यस सर हम लोग ये सारा काम किए हैं। सो फाइनली इनको राजू ब्रदर्स को अरे चल जाओ भाई, राजू ब्रदर्स को 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर पास किया कोर्ट ने। अब ये केस समझना, मैं तुम्हें फटाफट समझाया है ताकि आप पहले इसके फैक्ट्स केस के आपके सामने दिए हैं, ताकि आप लोग केस समझ लें और ये बात समझें अच्छे से, अपने दिमाग में बैठाएं कि इंटरनल ऑडिट कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरनल ऑडिट, या हम बोलेंगे जब इंटरनल ऑडिटर ये ऑब्जर्व करता है कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हुआ है कंपनी में, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक कंपनी को 1-2 साल तक, अरे छोड़ो यार, सत्यम जैसी कंपनी 7 to 8 ईयर्स तक ये स्कैम करता रहा और किसी को पता ही नहीं चला। बात पकड़ में आ रहा है? सो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज का कहना चाह रहा हूं, जो हम बुक पढ़ रहे हैं मेरे भाई, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटरनल ऑडिटर, अगर ये बात अगर सच होता तो हम यहाँ पे देखो ये फेक बिलिंग्स, हाँ, या फेक रिसिट्स क्रिएट हो सकती थी? ऑफ कोर्स नॉट। हम बोलते सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, क्या ऐसा हो सकता था अगर प्रॉपर एस्टैब्लिश होता इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या प्रॉपर्ली इंटरनल ऑडिट कंडक्ट होती थी? ऑफ कोर्स नॉट सर। सो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस केस से हमको ये बात समझ में आती है कि इंटरनल ऑडिट जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये केस के फैक्ट जो मैंने बताए अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस से क्लास को पीछे लो और वापस सुनो, मैं जो बता रहा हूं तुमको, इस केस को ध्यान से सुनो, उसके फैक्ट्स को। ये समझ में आया, फिर इसको एक बार रीड करो, केस एकदम पानी तरह क्लियर हो जाएगा। इसलिए फैक्ट्स पहले अच्छे समझ में आने चाहिए, क्लियर एकदम। अब देखो जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैं तुम्हें लेके आता हूं, इससे पहले वाला क्लास हम कर चुके हैं। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट समझो कि ऐसे बड़ा फ्रॉड को रोकना है तो जरूरी है कि एक प्रॉपर आपके कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए और उसके लिए साथ साथ इंटरनल ऑडिट भी प्रॉपर हो। आइए समझते हैं, अगर ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए आपके पास में जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी इंडिपेंडेंस टेस्ट की जाएगी। भाई अगर यही बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अगर ये खुद बेचारा इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी पोजीशन से, तो सब ऑफ कोर्स फेक बिलिंग बनाओ, फेक रिसिट्स बनाओ, सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे। आइए, इसलिए इंडिपेंडेंस हम चेक करेंगे इंटरनल ऑडिटर का, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, उसे याद करेंगे भी। जैसे पहला, इंटरनल ऑडिटिंग बीइंग एन इंडिपेंडेंट। इंटरनल ऑडिटिंग क्या है हमने पहले भी सीखा, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। डिजाइन किस लिए की गई? टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। सो वापस में सर बोलेगा, इंटरनल ऑडिटिंग क्या है? इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस कंसल्टिंग एक्टिविटी। किस लिए डिजाइन किया? डिजाइन टू ऐड वैल्यू। अब अगर जैसा कस्टम कैसा केसेस, अगर आप एग्जाम्पल अपनी बुद्धि में अगर सेट कर लेना तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी है, क्योंकि ऐसी चीज सही है जो ऐसे चीजों को रोक सके, ऐसे स्कैम्स को। तो कह रहा है कि इंटरनल ऑडिटिंग क्या है? इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज इक्वली रिलेवेंट फॉर इंटरनल ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर 1 हमारा तैयार हो गया। फिर पॉइंट 2 क्या कहता है? देखो, इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हमने सीखा हुआ है, बट ही इवैल्यूएट्स द फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यू नो व्हाट, कोई एक्सटर्नल एजेंसी हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, या कोई और हो सकता है जिसको आप मैंडेटरी नहीं कि आप कंपनी का एम्प्लॉय बनाए इंटरनल ऑडिटर को। पॉइंट नंबर 2 याद हुआ ना? टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव द इंटरनल, यहां पे हाईलाइट कर लेना, पॉइंट नंबर 3 है। टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव द इंटरनल ऑडिटर मस्ट हैव एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। अब अगर रामलिंगा राजू या रामा राजू जैसा, अगर राजू ब्रदर्स अगर कहा जाए, जो सस्पेंस जैसा कंपनी बनाए, अब वो अगर फेक बिलिंग्स बना रहा है, ठीक है, और इंटरनल ऑडिटर आपने अपॉइंट भी किया हुआ है और वो अंडर प्रेशर है, या वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्या ये फेक रुक सकता है? ऑफ कोर्स ऐसे स्कैम्स रुक सकता है? नहीं। इसलिए जरूरी है कि वो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट इंटरनल ऑडिटर के लिए वो क्या, कि उसके पास एडिक्वेट इंडिपेंडेंसी हो।
क्या कह रहे हैं वापस सुनिएगा, इंटरनल ऑडिटर कैसा होना चाहिए, टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और वो इफेक्टिव और एफिशिएंसी कब आएगी, जब वो एडिक्वेसी, उसके बाद एडिक्वेट इंडिपेंडेंस होगी ना। पॉइंट नंबर 4 कहता है टू एंश्योर हिज इंडिपेंडेंस ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू ऑडिट कमेटी। और इसके लिए क्या कह रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए कि वो किसी से भी ना हो, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, और रिपोर्टिंग डायरेक्टली ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी किसको कांटेक्ट करेगा, बोर्ड को। अब देखो बीच में कितना कुछ भी हो रहा हो, बात समझ में आ रहा है। अब जूम करके देखिएगा, कंपनी के अंदर मान लीजिए 5 डायरेक्टर है और ऑडिट कमेटी बना हुआ है, 2 डायरेक्टर का गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब पूरा का पूरा भ्रष्टी मचा हुआ, सब कुछ तो बात अलग। मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि एक दो गड़बड़ कर रहा है, तो यहां पर ये जब इंटरनल ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा कि गड़बड़ है, तो किसको बोलेगा, ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी को बोलेगा बोर्ड के अंदर। बात पकड़ में आ रहा है। पॉइंट 4 क्लियर हुआ। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंस मोड वेयर बाय इंटरनल ऑडिटर कैन कम्युनिकेट एंड शेयर हिज व्यू ऑन द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 हमारा है सबऑर्डिनेट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो सबऑर्डिनेट किसका है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो हमने इंडिपेंडेंस के 6 पॉइंट रेडी किए हुए हैं, इन पॉइंट्स को एक बार वापस देखते हैं ताकि याद कर लें, ठीक है। पहला हमने कहा इंटरनल ऑडिटिंग जो है ऑफ कोर्स एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी है, जो कि डिजाइन की जाती है basically to improve the add values and improve the organization operations. इंटरनल ऑडिटर के लिए जरूरी नहीं कि वो कंपनी का एम्प्लॉय हो, बट यहाँ पे जरूर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट के फंक्शंस को, क्योंकि मैनेजमेंट जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसको वो प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करे। पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा कि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट इंटरनल ऑडिटर के लिए उसके पास में एडिक्वेट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और ये एडिक्वेट इंडिपेंडेंस जब भी आएगी जब उसके पास प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, मतलब उसकी रिपोर्टिंग ऑडिट कमेटी को और ऑडिट कमेटी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात खबर पहुंचे कि जो भी उसकी फाइंडिंग्स रही है या जो भी वहां पर कंपनी में उसे कहीं भी लगता है कि कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, उसे रोकने के लिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर हमने 6 देखा कि बेसिकली ये जो है ये सबऑर्डिनेट होता है किसका, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। याद रहेगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब कुछ टेक्निक्स है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल ऑडिट टेक्निक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कई बार एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है, भाई इंटरनल ऑडिटर यूजेस इंटरनल ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स टू इंश्योर दैट कंट्रोल प्रोसेस एंड पॉलिसीज आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव दैट दे एडहेयर टू इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेटरी मैंडेट्स। कमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट, पहली मार्क किया हुआ है, इसलिए छोड़ मत दीजिएगा। 4 खास बातें यहां पर रखी हैं आप लोगों के लिए। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मतलब मैनेजमेंट की एथिकल क्वालिटीज क्या है, लीडरशिप स्टाइल क्या है, बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, ये क्या कहते हैं इसे, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एथिकल, याद रखिएगा, मैनेजमेंट एथिकल क्वालिटीज, कितना एथिकली प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे रामाराजू एंड रामालिंगा राजू केस में आपने देखा, स्कैम सत्यम के केस में, कि क्या वो एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, फेक बिलिंग बनाना एथिकल प्रैक्टिसेस, ऑफ कोर्स नॉट। सो मैनेजमेंट एथिकल, बोलो मेरे साथ में, मैनेजमेंट एथिकल क्वालिटीज, लीडरशिप स्टाइल एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये एक एनवायरनमेंट है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी, ये उसको देखिएगा। सो पहला कह रहा है रिव्यू द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, रिव्यू कंट्रोल, स्पेसिफिकली ध्यान क्या रहेगा इसका, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की तरफ पे। फिर टेस्ट कंट्रोल, जो कंट्रोल आपने अप्लाई किया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल जो या रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल जो भी आपने अप्लाई किए हुए हैं कंट्रोल्स, वो इफेक्टिवली उसको एग्जामिन करेगा। एंड अकाउंट्स डिटेल्स, ये 4 बातें ही तो स्कैम में, सत्यम स्कैम में एब्सेंट थी। देखो पहला टेक्निक क्या है, टूल क्या है, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। कहता है टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी ऑपरेट। सबसे जरूरी क्या है कि कंपनी किस तरह से काम करती है, हमें ये देखना जरूरी है कि कौन है कंपनी के अंदर जो मेजर डिसीजन ले रहा है, कौन है कंपनी के अंदर जो कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या कंपनी के बाहर से कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो फर्स्ट ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. He determines it by referring to departmental employees, external auditor reports, and risk specialists. A firm operating environment describe management ethical qualities, leadership style, and business practices. 3 खास बातें रखेंगे हम ध्यान में अपने कि management ethical qualities, फिर leadership style देखेंगे, and business practices. याद रहेगा. Internal auditor also could determine how a corporation operates by evaluating the industry trends and regulations.
नेक्स्ट आता है रिव्यू कंट्रोल। तो पहला क्या है, रिव्यू करना है हमको किस को, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को, फिर रिव्यू कंट्रोल्स। इंटरनल ऑडिटर डिटरमाइंस हाउ कंपनी सेगमेंट और डिपार्टमेंट कंट्रोल्स ऑपरेट बाय द reading prior to an audit report or working paper and by inquiring from the segment employees who perform such control on regular basis. Auditor applies generally accepted accounting standards to deduct the mechanism, procedure and tools and methodologies that build the control. देखो यहाँ पर कह रहा है सेगमेंट वाइज, सेगमेंट और डिपार्टमेंटल कंट्रोल। जैसे अज्यूम करिएगा, एक बार अज्यूम करते हैं, एक बार सपोज मैं बहुत कॉमन एग्जांपल बाबा देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा दो बड़े सेंसिटिव मैंने कहा डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अकाउंट्स एंड परचेज। अब दोनों ही डिपार्टमेंट्स को मान लीजिएगा जूम करने के लिए एक बार के लिए, वो जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कंपनी के बाहर, उसके लिए एक वैल्यू डिसाइड किया हुआ है कि जो वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू तक, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज परचेज कैन बी डन बाय द फंक्शनल हेड ऑफ परचेज, फंक्शनल हेड जो है वो ले सकता है। बियॉन्ड दिस इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अप टू 1 करोड़, अज्यूम करो अप टू 1 करोड़, और उससे अगर बड़ी ट्रांजैक्शन है तो बोर्ड की अप्रूवल लगेगा। अब यहां पर हमने देखा कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश किया हुआ है। अच्छा, फिर जो परचेज का, अकाउंट्स का कोई भी डिपार्टमेंट है, जिसे हमने कहा सेगमेंट वाइज, क्या इनका वर्क यहां प्रॉपर्ली रिव्यू हो रहा है, नहीं हो रहा? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्या हो रहा है। इस प्रॉपर को कॉन्सेप्ट को देखने के लिए वो अप्लाई करेगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि क्या डिटेक्ट कर सके, डिटेक्ट द मैकेनिज्म, प्रोसीजर, टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज दैट बिल्ड कंट्रोल्स। फिर आता है टेस्ट कंट्रोल। Test control the business organization control policies and guidelines to ensure that such controls are adequately designed and operating effectively. So क्या कह रहा है टेस्ट कंट्रोल के अंदर, कंपनी के कंट्रोल्स, कंपनी के पॉलिसीज, बोलो ना, कंपनी का कंट्रोल, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी गाइडलाइंस, कंपनी का कंट्रोल, कंपनी की पॉलिसीज एंड कंपनी का गाइडलाइंस। किस लिए? टू इंश्योर दैट द कंट्रोल्स आर एडिक्वेट डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। क्या कह रहा है सर? क्या देखेगा ये देखेगा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज, कंट्रोल्स, गाइडलाइंस, ठीक है, एंड इट इंश्योर्स दैट द कंट्रोल्स आर एडिक्वेटली डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। याद रहेगा ना? कंट्रोल्स आर मैकेनिज्म एंड मेथोडोलॉजीज इन द कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट पुट्स इनटू प्लेस टू प्रिवेंट लॉसेस ड्यू टू एरर, फ्रॉड, थेफ्ट, ब्रेक इन द टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। सिस्टम का केस में ये होगा। Now, effective control remedy efficiencies and problem properly. The controls are adequate if they provide a detailed step-by-step procedure and guidelines for task performance, decision-making process and line of the hierarchy. सर एग्जाम में तरह कैसा लिखूंगा? अरे भाई हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखना है, एटलीस्ट जो हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ समझो मेरे साथ में भी जो समझा रहा हूँ। तो पहला क्या करा हमने, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट देखना है, फिर करा है जी कंट्रोल रिव्यू, एंड उसके बाद मैंने क्या देखा, टेस्ट कंट्रोल एंड अकाउंट्स डिटेल्स। खास तौर से अकाउंट सेल के अंदर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स का बात किया जाने वाला है। इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म द टेस्ट ऑफ टेस्ट कंट्रोल। किस चीज के लिए टेस्ट कंट्रोल कर रहा है? परफॉर्म द टेस्ट ऑफ अकाउंट्स डिटेल्स। Ensure that the financial statements of a business entity are not mentally misstated। 7-8 साल तक स्कैम चलता रहा सत्यम के अंदर, अब समझ में आ रहा है ना? मेंटली मिसस्टेटमेंट्स, फेक बिल या रिसिप्ट्स जनरेट की जा रही है, बैलेंस शीट्स एक तरीके से ये देखा जाए कि बहुत ही बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए, अफकोर्स देखा जाए गलती है, और ऐसा केसेस में प्रॉपरली कोई इंटरनल ऑडिट नहीं कर रहा है तो गड़बड़ तो हुआ है। अब यहां पर क्या कहता है, अकाउंट डिटेल्स में इंटरनल ऑडिटर ध्यान रखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कोई भी मटेरियल स्टेटमेंट नहीं हो। टेस्ट ऑफ अकाउंट डिटेल्स एंड अकाउंट्स बैलेंसेस आर रेफर टू द सब्सटेंटिव टेस्ट। सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? डिटेल टेस्ट, जिसमें थॉरोली एग्जामिन करेगा वो। ऑडिटर कंडक्ट सच टेस्ट इफ द फर्म्स कंट्रोल एंड प्रोसेस आर नॉट एडिक्वेट फॉर एंड or not function properly. Material means significant or substantial in accounting and audit parlance. The misstatement may could result from the human error, intentional fraud, technology system weaknesses, etc. तो 4 तरह की टेक्निक्स है, बहुत सिंपल सी। पहला मेरे साथ फटाफट बोलो, रिव्यू द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें हम खास तौर से ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल क्वालिटीज प्लस स्टाइल और बिजनेस प्रैक्टिसेस पर फोकस करेंगे, मतलब ऑडिटर करेगा। फिर हमने देखा कंट्रोल रिव्यू, फिर हमने ध्यान दिया किसका, टेस्ट कंट्रोल, एंड देन हमने ध्यान दिया किस पे, अकाउंट्स डिटेल्स। क्लियर? अब स्टेप्स क्या रहेंगे, बोला स्टेप क्या रहेंगे, आप फटाफट देखते हैं। सबके लिए इंटरनल ऑडिट प्रोसेस के लिए पहला स्टेप क्या रहेगा, एस्टैब्लिश एंड कम्युनिकेट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या करेगा, ये एस्टैब्लिश करेगा और कम्युनिकेट करेगा स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट।
किसको? एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा। सो एस्टैब्लिश करना, क्या एस्टैब्लिश करेगा? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑडिट। और कम्युनिकेट किसको करेगा? एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को। तो यहां पे हमने क्या बोला? एस्टैब्लिश एंड कम्युनिकेट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑडिट टू एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। पहला काम हमने ये कर लिया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एरिया, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से यही नहीं पता होगा, समझो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के बारे में ही नहीं पता होगा, तो कैसे सही तरीके से वो ऑडिट कर पाएगा या प्रॉपर्ली रिव्यू कर पाएगा। सो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एरिया अंडर रिव्यू, एंड दिस इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यूज, फ्लो चार्ट्स, नैरेटिव मे बी क्रिएटेड इफ नेसेसरी। इसके लिए करेगा भाई, इसके लिए इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू का मतलब सर कैसे? मतलब इस हिसाब से मिलेगा, उनसे डिस्कस करेगा, क्वेश्चंस रेडी करेगा, उनके रिव्यूज नोट करेगा। क्लियर एकदम? तो डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एरियाज। दूसरा। तीसरा, डिस्क्राइब द की रिस्क फेसिंग द बिजनेस एक्टिविटीज विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट। की रिस्क, जैसे मैंने भी एग्जांपल में हम देखा ना स्कैम वाले में, कि आप फेक रिसिप्ट बनाए जा रहे हो, तो क्या है ये? रिस्क है भाई, बात पकड़ मारा है। या एसेट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है, ये भी गड़बड़ है, रिस्क एक। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में बहुत डेडलाइन सेट नहीं किया होगा, कब तक रिपोर्टिंग करना है, ये भी गड़बड़ है इंटरनली, है ना। स्टैट्यूटरी तो अलग हो गया, उसका तो डेडलाइन हो हमको। या एक पर काम, एक इंसान का काम दूसरा इंसान चेक ही नहीं कर रहा। की रिस्क बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। सो कैन डिस्क्राइब द की रिस्क फेसिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। पहला, एस्टैब्लिश एंड कम्युनिकेट क्या? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑडिट। फिर डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एरियाज। तीसरा, डिस्क्राइब द की रिस्क बिजनेस एक्टिविटीज। पॉइंट 4 कहता है, हमारा स्टेप 4 जो कहता है, आइडेंटिफाई द कंट्रोल प्रोसीजर यूज्ड टू इंश्योर ईच की रिस्क एंड ट्रांजैक्शन टाइप इज प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर। अब ये देखा जाएगा कि की रिस्क जो है बेसिकली, जैसे अगर अनफेटर्ड पावर दे रखा है किसी डिपार्टमेंट को, अनफेटर्ड मतलब अनकंट्रोलेबल पावर दे रखा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा, भी कह रहा हूं, जैसे फेक बिलिंग बनाई जा रही है, कोई रिव्यू नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ है, पकड़ मारा है। तो ये देखेगा कि प्रॉपर्ली जो भी की यहाँ पर रिस्क है बेसिकली उसे प्रॉपर कंट्रोल मॉनिटर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वो देखेगा। मतलब वो स्टेप्स रेडी कर रहा है अपने, ठीक है, प्रोसेस करते वक्त जब ये ऑडिट कर रहा होगा तो ये स्टेप्स देखेगा। डेवलप एंड एग्जीक्यूट a risk based sampling and testing approach and determine whether the most important control are operating as intended. Report the issues and challenges identified and negotiate the action plans and solution with the management to address the problems. और बेसिकली किसको बताएगा मैनेजमेंट के अंदर? ये ऑडिट कमेटी को बताएगा, ऑडिट कमेटी से बोर्ड तक जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करिए तो उसको रिपोर्ट करना एंड फॉलो अप द रिपोर्टेड फाइंडिंग्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स। अब जो रिपोर्ट मैंने किया कि सर ये इश्यूज हैं, मान लीजिएगा हमने कहा कि सर मैंने डिडक्ट किया है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से फेक बिलिंग्स हुई है कुछ, ये डिडक्ट किया, उसे रिपोर्ट कर दिया। ऑडिट कमेटी इस फेक बिलिंग को देखा और इसकी रिपोर्ट उसने बोर्ड को डाला। बोर्ड कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है ना, ऑडिट कमेटी को एक्शन ले रहा है, तो ये क्या करेगा? फॉलो अप ऑन द रिपोर्टेड फाइंडिंग्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स मेंटेन अ फॉलो अप डेटाबेस फॉर दिस पर्पस। इसलिए तो कह रहा हूं इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए इसकी रिपोर्टिंग ऑडिट कमेटी और बोर्ड को हो रही हो। क्लियर? तो ये हमारे प्रोसेस हुआ जो हम लोग इंटरनल ऑडिट करते हुए कर सकता है एग्जाम में, इसको हम फॉलो करेगा। फिर आता है हमारे पास में इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय ऑडिटर। मतलब इंटरनल ऑडिट कितनी इफेक्टिव है, इसको सेक्रेटरियल ऑडिटर अपनी ऑडिट परफॉर्म कर रहा है तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो समझो, जब सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट करोगे ना, और आपने पढ़ चुके हो, नया नहीं पढ़ा रहा हो, है ना, तो इसका सेक्रेटरियल ऑडिटर का एक बहुत बड़ा भरोसा होता है कि कंपनी में अगर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और कंपनी में प्रॉपरली इंटरनल ऑडिटिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कंप्लायंसेस उसको अवेलेबल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट है। मतलब कंप्लायंसेस करने के लिए जो उसको ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं वो ऑडिट एविडेंस रिलायबल होंगे, रिलेवेंट होंगे, ये एक भरोसा आता है। मैं ये नहीं कह रहा इस भरोसे का मतलब कि वो अंधेरों की तरह कंप्लायंसेस करते, मान ले, बात पकड़ में आ रहा है। देखो कहता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन ग्रेटली असिस्ट द सेक्रेटरियल ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग टू एक्सटेंड टू व्हिच ही कैन प्लेस रिलायंस अपॉन द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर इन दिस कॉन्टेक्स्ट आर, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पहले पॉइंट देखते हैं एक बार, देखो 10 पॉइंट से पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ड्यू प्रोफेशनल, monitor of internal control, examination of financial reporting information, review operating activities, review of compliance with laws and applicable risk management and governance। सेक्रेटरियल ऑडिटर क्या क्या देखेगा? सबसे देखेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका स्टेटस क्या है,
देखो, इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन बाय द आउटसाइड एजेंसी और बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विद एन एंटिटी itself. Internal auditor reports to the management, and ideal situation that he reports to the highest level of management and is free of any other operating responsibility. Any constraints or restrictions placed upon his work by the management should be carefully evaluated. In particular, internal auditor should be free to communicate fully with the external auditor. जी हाँ, सो उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्टेटस है? स्टेटस का मतलब भैया उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी कहां पर? सीनियर मैनेजमेंट को, ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बात पकड़ मारा? उसकी ऑपरेटिंग जो वो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है। तो हम फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व व्हाट जो इवैल्यूएट कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को, जो ऑडिटर देख रहा है वो क्या देख रहा है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है। जी हाँ, ये भी है, इंटरनल ऑडिटर कम्युनिकेट भी कर सकता है, फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर को। वो खतरनाक आदमी जानते हो ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शन, अब ये भी देखा जाएगा वो क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है। सेक्रेटरियल ऑडिटर ये भी देखेगा कि इंटरनल ऑडिटर क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर शुड असर्टेन नेचर एंड डेप्थ ऑफ द कवरेज ऑफ द असाइनमेंट, जो दिया किसको गया है? इंटरनल ऑडिटर को। इंटरनल ऑडिटर डिस्चार्जेस फॉर अ मैनेजमेंट। Also ascertain what extent the management consider and where the appropriate acts upon the internal audit recommendations. क्या इंटरनल ऑडिटर जो रिकमेंडेशन दे रहा है क्या मैनेजमेंट उस पर ध्यान देता ही देता है? ये भी देखेगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पर। पहला, स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शन। स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शन क्या मतलब कि कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं बाय इंटरनल ऑडिटर, और उसके साथ साथ जो इंटरनल ऑडिटर अपनी रिकमेंडेशन देता है मैनेजमेंट को, क्या मैनेजमेंट उस पर प्रॉपर एक्शन लेता ही लेता? बात पकड़ में आया? दूसरा क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, दूसरा देखा स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शन। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, अब ये पर्सन टेक्निकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अगर ये खुद नहीं, अगर अकाउंट्स को, फिनेंस को, डिफरेंट लीगल लॉस को, प्रोविजंस को, कंप्लायंसेस को, रेगुलेशंस को ये खुद ही नहीं समझ पाएगा तो भाई क्या रिपोर्ट करेगा? The external auditor should ascertain internal audited work is performed by the person having adequate technical training and proficiency to understand accounting aspects, taxation aspects, बात पकड़ में आ रहा है, legal aspects, reviewing the experience or professional qualification of the internal auditor. तो कैसे वैलिड कर रहे हैं? पहले हम देखा उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शंस देखेंगे, उसके टेक्निकल कॉम्पिटेंस देखेंगे, ड्यू प्रोफेशनल केयर, जी हाँ ये जरूरी है। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा? वेदर द इंटरनल ऑडिट वर्क पेपर अपीयर्स, इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है अपीयर्स प्रॉपर्ली प्लान, सरप्राइज एंड रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। भाई डॉक्यूमेंटेड तो होना चाहिए, हवा में थोड़ा चलना चाहिए। हाँ देखिए ये चेक कर लिया हमने, अरे भाई कैसा होना चाहिए? प्रॉपर्ली प्लान्ड, सरप्राइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। वापस बोलो, प्रॉपर्ली प्लान, सुपरवाइज्ड, बोलो प्रॉपर्ली प्लान, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। इससे बोलते हैं ड्यू प्रोफेशनल केयर। 4 पॉइंट हमने याद किया, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, स्कोप ऑफ ऑडिट फंक्शंस, टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड मेरे साथ एक बार वापस बोलो प्रोफेशनल ड्यू प्रोफेशनल केयर। ठीक है, आइए मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Internal audit function may be assigned specific responsibility, reviewing the control, monitoring their operations, and recommending the improvement thereto. Examination of financial and operating information. Identifying, measure, classify and report financial and operating information to make such specific inquiry to individual items, including detailed testing of transaction, balance and procedures. So examination of financial and operating information, ये examine करना है, उसके काम है तो ये करता है, ये देखा जाएगा। Review of operating activities, operating activities के अंदर हम यहाँ पे दोनों ही बात कवर कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशली। जैसे review the economic efficiency and effectiveness of operating activities, including non-financial activities, जैसे related to compliances। फिर रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ये भी उसका काम है। रिव्यू द कंप्लायंस विद, अच्छा ये उसका काम है, मतलब मैं कह तो रहा हूं लेकिन याद रखिएगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो आपको याद होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो मेंशन किया जा रहा होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, याद रहेगा। जैसे मान लीजिएगा अब इनमें से कोई एक फंक्शन है, ये एक्सपेक्ट किया था कि इंटरनल ऑडिटर ये काम कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी ने उसको जो टर्म ऑफ रेफरेंस में स्पेसिफिकली बताया गया वो उसको परफॉर्म करेगा, जो बेसिकली कौन डिसाइड करता है? ऑडिट कमेटी, फिर रिकमेंड करता है किसको? बोर्ड को, फिर वो डिसाइड किया जाता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिस्क एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। एंड लास्ट थिंग इज गवर्नेंस, assess the governance process in its accomplishment of the objective of ethics and values, performance management and accountability.
communicating risk and control information to appropriate areas of the organization, effectiveness of the communication among those charged with the governance, external, internal auditor and management. All over talk about governance यार, सिंपल सा. सो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगी तो हमको याद रखना है एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स. ये गलती नहीं करता ना कि मैं 7-8 बोलता हूँ तुम 4 ही लिख के आओ, ऐसा नहीं है, ठीक है. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन जो है रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है. अगर ये प्रॉपर कंपनी में हो तो सत्यम जैसा स्कैम नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ. लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब ध्यान से सुनिएगा, सीखेगा ये. आइए सीखते हैं. देखो अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है. देखो पहला यहाँ पे कह रहा है रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म. पहला आता है इंटरनल कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गवर्नेंस में भी हमने अलग से डिस्कस किया है भाई, पूरा चैप्टर इसके ऊपर, ठीक है. आइए सीखते हैं. अब देखो जब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, फिर से भाई रिवाइज करवाता हूं जो लोगों को, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है ध्यान सुने. कहता है प्रोसेस डिजाइन, मेरे साथ याद करना, डिजाइन implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel. पहली लाइन डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किए ताकि आपको इजीली याद रहे. क्या कहता है, ये क्या है इंटरनल कंट्रोल, एक प्रोसेस है जो डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन. बोलो मेरे साथ में, डिजाइन, अभी समझाऊंगा, अभी पहले सुनो, पहले डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन. डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, डिजाइन तो कर लिया पर इंप्लीमेंट ना होगा तो क्या फायदा होगा भाई. सो डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस. गवर्नेंस का काम किसका है, गवर्नेंस अगर देखा जाए प्रॉपर गवर्नेंस का काम तो बोर्ड का है सर, जी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फिर बोलता है मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट. फिर कहता है एंड अदर पर्सनल्स. क्या, टू प्रोवाइड, यहां से पॉइंट आगे समझना, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस. किस चीज की एश्योरेंस देंगे, अबाउट अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑब्जेक्टिव्स विद रिगार्ड टू इट्स रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब जैसे स्कैम, हमने सत्यम का स्कैम देखा, उसके अंदर देखने को क्या मिला. आज का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सत्यम स्कैम रखा है, इसलिए ध्यान सुनना आज को, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूं. सत्यम के स्कैम में हमने क्या देखा कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल थी, ऑफ कोर्स नॉट. लेकिन जो गवर्नेंस कर रही थी कंपनी का, जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, हाँ, जो पर्सनल से अगर वही कंट्रोल होंगे तो सर क्या फायदा हुआ इंटरनल कंट्रोल का. सो इंटरनल कंट्रोल में क्या काम है कि जो प्रोसेस है, इंटरनल कंट्रोल का एक प्रोसेस है जो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ में क्या, किस लिए, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन. डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन बाय दोज हु चार्ज विद द गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल. क्या करेंगे, प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस. क्या करेंगे, प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस. बोलो ना, प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव. कैसे, विद रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दूसरी बात, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस. जितने भी कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमने इससे पहले वाली क्लास में समझा है कि कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं. मार्केटिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, इधर हमारा एचआर है, आईटी है. तो डिफरेंट जो कंपनी ऑपरेशंस कैरी कर रही है वो क्या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यहां पर अचीव हो रहे हैं. सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस. तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये कंपनी के विद इन जो एक्टिविटीज हो रही है उस पर सब पे ध्यान जाएगा. तो इंटरनल कंट्रोल क्या कर रहा है, एक प्रोसेस है जो डिजाइन है, इंप्लीमेंट किया जाएगा. डिजाइन मतलब प्रॉपर्ली इसके लिए प्लान, पॉलिसीज बोर्ड बनाएगा ना भाई, तो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे हैं ये देखा जाएगा. अब कहता है आगे, द कंट्रोल रेफर्स टू एस्पेक्ट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर दैट ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस द मैनेजमेंट जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. कि भैया बिना ऑथराइजेशन के नहीं हो, जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बोर्ड अप्रूवल से ही होने हैं और कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होने हैं. तो कुछ लोअर लेवल पर देखा जाए तो जो फंक्शनल हेड्स को पावर दी गई है उनकी ऑथराइजेशन हो रहे हैं. तो पहले ये इंश्योर किया जाए इंटरनल कंट्रोल के थ्रू. इंटरनल कंट्रोल क्या इंश्योर करेगा कि ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड, मेरे साथ बोलो ना भाई, ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर ऑथराइजेशन से हो रहे हों. दूसरी बात, मेक श्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन करेक्ट अमाउंट इन एप्रोप्रिएट अकाउंट्स. क्या ऐसा सत्यम ने किया? नहीं. 7500 फेक बिलिंग्स एंड रिसीट्स बना दी, तो क्या ये प्रॉपर्ली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश था? ऑफ कोर्स नॉट. तो वहां क्या प्रॉपर्ली प्रोसेस डिजाइन, इंप्लीमेंटेड और मेंटेन हो रहा था? नहीं. इसलिए देखा जाए कि प्रॉम्प्टली जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड किए जाएं.
in accounting period in which it is executed and permit the preparation of financial information within a framework of recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirements. थर्ड कहता है ensure assets are safeguard from unauthorized assets. हर कोई इस्तेमाल कर ले जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ऑल ओवर लेवल पे कह रहा हूँ, कंपनी का कैश है, कंपनी का कैश को इस्तेमाल करने की पावर भाई ऐसे थोड़ा दे देंगे कि कंपनी का जो एमडी है भैया मजे से कैश इस्तेमाल कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, नहीं। कंपनी का जो अकाउंटेंट है कैश इस्तेमाल कर रहा नहीं, या अनऑथराइज्ड एसेट्स नहीं होनी चाहिए। सो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स किस चीज से सेफगार्ड करना है? फ्रॉम अनऑथराइज्ड एसेट्स से। Make sure that appropriate actions taken with regard to the any differences between the recorded assets are compared with the existing assets. अगर कोई डिफरेंस आता है, जैसे फेक बिलिंग्स एनालिसिस बना के सत्यम ने खूब बैलेंस शीट को चमका दिया, तो ये क्या है कि भैया जो एसेट्स प्रेजेंट तो है ही नहीं और आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है नहीं, और जो प्रेजेंट है उसके साथ कंपेयर करके देख लो। तो रिकॉर्ड्स क्या कह रहा है और प्रेजेंस में क्या है। सो क्या करेगा, अगर कोई डिफरेंसेस अगर अराइज हो गए हैं, कैसे डिफरेंसेस होंगे, जो रिकॉर्ड्स आपके एसेट्स में बताई जा रही हैं और जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको चेक कंपेयर करो, और डिफरेंसेस हैं तो उसके एक्शन लो। याद रहेगा, ये हो गया हमारा इंटरनल कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी और गवर्नेंस में भी। फिर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से देखो, इंटरनल ऑडिट इज वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन एन ऑडिट कमिटी दैट shall provide assistance to the board of director in fulfilling their oversight responsibility to shareholders relating to। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि भैया शेयर होल्डर जो है हमारे, उनको भरोसा किस बात पर रहेगा कि भाई द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स। अब जब सत्यम के अंदर लगातार जम के पैसा आ रहा था, उसकी वैल्यूएशन 2008 में $2 बिलियन पहुंच गया, और इसके लोग इन्फ्लुएंस, कौन लोग, इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने क्या लगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सत्यम बता रही है वो तो सही है, फिर 2 बिलियन वैल्यू वाली कंपनी जिसमें शेयर प्राइस 300% हो गया, मैं तो उसके बेसिस पे भैया पैसा लगाऊंगा इस कंपनी के अंदर। कौन नहीं लगाएगा भाई, जिसका अगर इन्वेस्टमेंट 300% हो रहा हो तो रिटर्न 300% कोई मजाक नहीं होती है। लेकिन अगर वो फेक है तो सर इसलिए ये बात इंश्योर की जाए कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। सो इंटीग्रिटी का वर्ड क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटीग्रिटी, रिलायबल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड है, ये बात इंश्योर की जाए। क्वालिफिकेशंस, इंडिपेंडेंस एंड रिकमेंडेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये डिसाइड करेगी, और कमिटी कंसल्ट करेगी साथ में बोर्ड के साथ में। स्टाफिंग, फोकस, स्कोप, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस प्रॉपर्ली होने चाहिए एस्टैब्लिश। Risk management and compliance with legal, regulatory and other corporate governance requirements. The board has defined the clearly role and responsibility of the internal audit committee and management का काम क्या है, देखो समझो management का काम क्या है। management Harvard prime responsibility क्या है उसकी, financial statements से ध्यान रखना, reporting process proper देखना, internal control properly established होना चाहिए, legal and regulatory compliance and risk management properly काम हो रहा हो। अब ये देखो यहाँ पर एक important मैंने एक और बना रखा क्वेश्चन के लिए। अच्छा, ये internal auditors should examine and contribute to ongoing effectiveness of internal control system through evaluation and recommendation। कि कंपनी के अंदर कंपनी की पॉलिसीज हैं, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कंपनी में लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये प्रॉपर्ली सारे काम हो रहे नहीं हो रहे, ये ऐसा काम है देखने का कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ये ध्यान रखेगा इस चीज का। However, internal auditor is not vested with the management's prime responsibility for designing, implementing, maintaining, documenting internal control। ये लेकिन किसका काम नहीं है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, इंटरनल कंट्रोल का नहीं, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई, मैनेजमेंट का। क्या कि जो भी यहाँ पर डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग, मेंटेन, डॉक्यूमेंटिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल किसका काम है, मैनेजमेंट का। Internal audit function added value to an organization internal control system by bringing a systematic and disciplined approach to evaluation of risk and by making recommendations to strengthen the effectiveness of risk management efforts। और हमने सब तक स्टार्टिंग में सबसे पहले डेफिनेशन यही पढ़ी थी, इंटरनल ऑडिट क्लियर है, इसका मेन कोर फंक्शन रहेगा। लेकिन रोल क्या रहेंगे, 4 इंपॉर्टेंट रोल ऑडिटर के, इंटरनल ऑडिटर के 4 इंपॉर्टेंट रोल। एवैल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कि प्रॉपर्ली कंट्रोल्स एस्टैब्लिश है नहीं है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली इफेक्टिवली एस्टैब्लिश है नहीं है, तो देखना एवैल्यूएशन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बोलो ना, एवैल्यूएशन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। रिकमेंडिंग न्यू कंट्रोल्स वेयर नीडेड और डिस्कंटिन्यूइंग द अननेसेसरी कंट्रोल्स। जैसे एक डिपार्टमेंट, जैसे एज्यूम करो एक कंपनी के एमडी जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे बैठे हुए हैं, एक कंपनी के सीईओ जो कि उसके यूनिट्स पे, कंपनी के यूनिट के ब्रांचेस पर हैं। अब इन दोनों की पावर अगर ओवरलैप कर रही है तो बोलेगा सब अननेसेसरी कंट्रोल है, इसको अवॉइड करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन देगा ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी बोर्ड को बोलेगी बात। यूजिंग कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग अ कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट।
सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका काम भी उसी के स्टेज लेवल पे ही चेक हो सके। बात पकड़ में आ रहा है? तो एक इंसान का काम ऐसा हो कि दूसरे स्टेप पर जब जाए तो वेरीफाई हो सके एक काम, व्यक्ति का काम। जैसे जनरली जैसे समझो कि अकाउंटिंग एंट्री कैश जो यहाँ पर देखा जाएगा, कैशियर जो है वो कैश रिसीव कर रहा है और साथ साथ अकाउंट्स एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर दो काम कैशियर का कैसे चेक हो रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट याद रहेगा कि यहाँ पर 4 बातें हमको याद रखनी, जो कोई रोल है किसका, हमारे इंटरनल ऑडिटर का। तो दोनों ही इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म और इंटरनल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव देखा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अब रिस्क मैनेजमेंट में देखा जाए तो भैया क्या क्या देखेगा, कहता है टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये हमने अभी देखा उसके रोल में है कि मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना कि क्या है कंपनी में इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। Risk management relating to an organization objectives and identification, analysis and response to those risks that could potentially impact its ability to realize its objective। अब कंपनी के और ऑब्जेक्टिव को, जैसे फॉर एग्जांपल मान चलेगा कंपनी ऐसी है, जैसे एग्जांपल देना समझाने के लिए ना, कंपनी यहाँ पर है ना, कंपनी के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बीच में कोई भी अगर लगता है रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कोई भी जो एम्प्लॉय एज्यूम करना एक बार के लिए, ठीक है, सिचुएशन कि एम्प्लॉयज के बीच में ये एम्प्लॉयज में कोई ऐसा एक एम्प्लॉय है उनका लीडर जो इनको इन्फ्लुएंस करता अगेंस्ट द मैनेजमेंट, तो ये बंदा जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम कर रहा है। कंपनी जिस एनवायरमेंट में काम कर रही है वहाँ अनएथिकल प्रैक्टिस है, कंपनी ना अपना काम निकलवाने के लिए उसके मैनेजमेंट के जो लोग हैं ये पर्सनल से बाहर ब्राइब दे रहे हैं, ब्राइब देके काम करवा रहे हैं, ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में दिक्कत करेंगे, रिस्क है। नाउ जनरली रिस्क और अंडर स्ट्रेटेजिक हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है। चैप्टर नंबर मेरे बच्चों को 12 याद हो, गवर्नेंस का पूरा पढ़ा है वो, जिसने वो पढ़ा है उसके लिए तो ये खत्म एकदम बात। Now, regular and regulatory categories, management perform risk assessment activities as a part of ordinary course of business। ये एक बार का नहीं है, कंटिन्यू चलने वाली एक्टिविटी है ना। These categories, for example, strategic planning, marketing planning, capital budgeting, hedging, incentive payout structure, credit lending practices। Now, internal auditor can advise management regarding the reporting of forward-looking of operating measures to board and help identify the emerging risk। क्या क्या रिस्क अराइज हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल रिस्क अगर लेता हो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी बिजनेस कर रहा है तो डॉलर्स के में और रुपये में झगड़ा चला रहता है, आप देखें ना एक्सचेंज का ये इशू है, या क्रेडिट रिस्क है, कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा बांट रखा है और रिकवरी नहीं आ रहा है, ये क्रेडिट रिस्क है। बात पकड़ में आ रहा है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, corporate governance is generally informal and accomplished primarily through the participation meeting and discussion with the members of the board of directors। हाईलाइटेड पॉइंट्स कह रहा हूं कि तो पूरा बुक पढ़ा है। The internal auditor is often considered one of the 4 pillars of the corporate governance। कौन 4 पिलर्स और 4 पिलर में है? हाँ जी, आप लोगों को पता होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। फिर हमारा इंटरनल ऑडिटर, प्रॉपर गवर्नेंस के लिए इंटरनल ऑडिटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम ध्यान से देखेंगे सभी बोर्ड अपना परफॉर्म कर रहा है काम, इधर मैनेजमेंट अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, ऑडिटर अपना परफॉर्म कर रहा है, और इंटरनल ऑडिटर प्रॉपर देख रहा है कि प्रॉपर पॉलिसीज गाइडलाइंस ये सारी फॉलो हो रही नहीं हो रही है। तो ये देखने का काम किसका? इंटरनल ऑडिटर का। तो ये गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर देखा जाए तो ये कौन सा है? अपने आप में एक 4th पिलर है, ये क्वेश्चन बन सकती है ऐसे। A primary focus area of internal auditing as relates to corporate governance is helping and the audit committee or board of directors and perform its responsibility effectively. This may include reporting critical internal control problems, informing the committee privately on the capabilities of key managers, suggesting questions or topics for audit committee meeting agenda, coordinating carefully with the external auditor management to ensure the committee receives effective informations। क्या हो रहा है? देखो तुम्हारा गवर्नेंस वाला क्लास के अंदर ये बहुत सब कुछ दिखाया हुआ समझाया है, यहाँ इसलिए पेन रीडिंग कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। लेकिन किसी को लगता हो कि सर मेरा गवर्नेंस में कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मेरे को NRK 9 पे तुम क्वेश्चन जहाँ भेज रहे हो लगातार व्हाट्सएप पर वहाँ भेजो। नंबर शो हो रहा है, नए बच्चे के लिए कह रहा हूँ, नंबर शो हो रहा है, नीचे देख रहे हैं हम, नंबर शो हो रहा है, यहाँ भेजिएगा मेरे को। सप्तम केस वाला हमने डिस्कस किया ही अभी जस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम देखें अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, देखो ये भी समझना मेरी बात ध्यान से। जब बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ, देखो समझ लो मैनेजमेंट का मतलब जो यहाँ पे वो डिसीजन ले रहे हैं भाई उनको भी तो अप्रेज किया जाए ना कि वो सही डिसीजन लिए जा रहे हैं। कई बार बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और उनका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अब किसी भी डिसीजन को लेते वक्त अगर सारे फैक्टर्स प्रॉपर्ली एग्जामिन ना किए जाए तो डिसीजन कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। इसलिए यहाँ पर इसका काम इंटरनल ऑडिटर का भी है कि वो अप्रेज करता रहे टाइम टू टाइम क्या मैनेजमेंट के डिसीजंस को।
जैसे द मैनेजमेंट फॉर द कंपनी ओन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तक। Internal control are those structure, activities, process and system which help management effectively mitigate the risk to organization achievement of objective. Management is charged with the responsibility on behalf of the organization stakeholders and held accountable for their responsibility by oversight bodies like board of directors हो गया, elected representatives हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, specifically audit committees हो गए। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकती है वो बताता हूँ आपको। Internal audit has become an important management tool for the certain reasons comment। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके लिए, बहुत सिंपल सा है। कैसे? एक इंपॉर्टेंट टूल है ये मैनेजमेंट के लिए। कहता है इंटरनल ऑडिटिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू लुक इनटू द स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। कहता है बिजनेस ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली एफिशिएंटली एग्जीक्यूट अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपके कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटिंग हो रही हो, क्योंकि ये ऐसा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये देखता है प्रॉपर एग्जीक्यूशंस of your company's policies and procedures and guidelines, ये हो रही है नहीं हो रही है, इसको ध्यान रखने का काम है। फिर कहता है evaluate the various problems independently, overall management control and suggest improvements। क्या करेगा? जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इवैल्यूएट करना और साथ साथ उनमें रिकमेंडेशन देना। तो पहला क्या कहेंगे, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सर्विस है। दूसरा क्या करेगा, इवैल्यूएट द प्रॉब्लम्स। से इतना लिख के आऊं बस, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अरे भाई कीवर्ड बता रहा हूं, कीवर्ड्स पता होते हैं ना तो सेंटेंस बन जाता है। जैसे स्पेशलाइज्ड सर्विस हम बोल रहे हैं तो क्या करे, स्पेशलाइज्ड सर्विस टू लुक इनटू व्हाट स्टैंडर्ड्स, बोलो ना, लुक इनटू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बात पकड़ में आया? तो कीवर्ड्स याद रखो यहाँ पर। क्या कर रहा है, ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रहा है अपना। दूसरा क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएट द प्रॉब्लम्स इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट का मतलब फाइंड आउट करना, ठीक है। इवैल्यूएट द वेरियस प्रॉब्लम्स, जहां हम उसके इवैल्यूएट नहीं करना है, ठीक है। Now, independent appraisal and review can ensure that the reliability and promptness of MIS, Management Information System, and management reporting on the basis of which top management can take the action or take the firm decisions. इंफॉर्मेशन ही गलत आ रहा हो तो तुम्हारा बैलेंस शीट बोल रहा है और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, पता उठा के देखा बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स का ढेर लगा पड़ा है, काहे का डिसीजन ले रहे हो यार तुम, समझ में आ रहा है ना। इंटरनल ऑडिट सिस्टम मेक श्योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, ये क्या इंश्योर करेगा, प्रॉपर्टी में प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना है और अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम है। कीवर्ड्स पे हाईलाइट कर रहा हूं भाई, ध्यान रखिएगा ना। इंश्योर एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा, ये सा काम है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, इंटीग्रल पार्ट मतलब यू नो व्हाट, इंपॉर्टेंट पार्ट एक तरीके से देखा जाता है मैनेजमेंट सिस्टम का। ब्रेक थ्रू द पावर, ईगो एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर लगता है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स और ओवरलैपिंग ऑफ द पावर्स, तो भाई ये बताएगा उसको। Ensure the compliance of accounting procedures and accounting policies. Valuable assistance to the management acquiring new business, promoting new products, achieving new products for expansion and diversifications. Main objective क्या है? अच्छा यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ बच्चे को ना, कोई बच्चा बेचारा परेशान हो रहा हो, यहाँ पे हाईलाइट करो, देखो ऐसे ऐसे पैक बनाओ, स्पेशल सर्विसेज, एवेल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसे हाईलाइट करना अलग अलग से। इंडिपेंडेंट अप्रेजल एंड रिव्यू क्या इंश्योर करेगा, रिलायबिलिटी एंड प्रॉमिनेंस ऑफ MIS, ऐसे हाईलाइट करना, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड है। एडुकेशन रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंटीग्रल को हाईलाइट कीजिएगा। ब्रेक थ्रू द पावर ऑफ ईगो, पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर कहेगा एम्प्लायंसेस ऑफ अकाउंटिंग रिप्रोड्यूसर एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये जो कर रहा हूँ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन पर ध्यान रखना, ये याद रहने चाहिए आपके माइंड में, तो सेंटेंस बनेगा ही। Now, main objective of appraisal of management decision is to see how decisions are taken by the management, whether decisions are taken after following the decision making process. सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में फिनेंशियल, मान लीजिए फंड जनरेट करना है कंपनी को, फंड जनरेट करने के लिए क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट की जो है वो जी हाँ, जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है उनका मीटिंग हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बुलाया जाए, सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है, फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया जाए, क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, कितना पैसा आपको मार्केट से डेट की फॉर्म में मिल सकता है, कितना पैसा आपको इक्विटी की फॉर्म में मिल सकता है, सारे प्रोसेस को फैक्टर को कंसीडर करने के बाद में डिसीजन मीटिंग एंड वेदर सच डिसीजंस मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, क्या ये ऑब्जेक्टिव मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अचीव करने के लिए सही है ये, एंड वेदर डिसीजंस आर डॉक्यूमेंटेड इन द फेयर मैनर, और फिर प्रेजेंट भी तो होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड मतलब इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। नाउ स्टेप्स इन अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस, ये क्वेश्चन आ सकती है, अलग से बोल रहा हूँ, अलग आ सकता है। इन अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर। पहला, वेदर द मैनेजमेंट डिसीजन आर वेल डिफाइंड और नॉट। सबसे पहले देखिएगा
कि क्या मैनेजमेंट का डिसीजन प्रॉपर्ली डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं तो आप कैसे समझेंगे कि वो फिर काम कर रहा है। सो कह रहा है पहला क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट डिसीजन आर वेल डिफाइंड और नॉट देखेगा whether the objectives and desired output have been set out clearly and relate explicitly with policy and strategy adopted by the company and post event evaluations of the management decisions। क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर आउटपुट, whether the objective and desired output has been set out clearly and relate explicitly मतलब clearly with the policy and strategies according to जो कंपनी ने बनाया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। while taking decisions whether management has considered the effect of associated risk, time, availability, scale and operation, scope of alternative arrangements, other public bodies, involvement of regulators, civic bodies, capacity of the market to deliver, सारे फैक्टर्स कंसीडर करेगा जब खासतौर से मैनेजमेंट के डिसीजंस को अप्रेस करेगा। फिर इन केस ऑफ मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेदर द वेरियस पॉसिबल ऑप्शंस आर अगर हैं तो उन्हें कंसीडर करेगा। जैसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कंपनी अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा है, तो साथ साथ अल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल रहे हैं उसमें दिखेगा। नाउ पोटेंशियल ऑप्शंस आर एनालाइज्ड, रिव्यूज and in terms of value, cost, risk and uncertainties, plus options are selected after due analysis and consensus decisions is taken after the manager has analyzed all alternatives, select alternative, implement effectively, ongoing review of the management decisions, control and evaluation system action need to be monitored। सर अब ये एग्जाम में अगर आ गया तो आ गया, तो भाई लिखना तो है ही, तो इसलिए ध्यान रखें मैनेजमेंट डिसीजन, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटपुट हैव बीन क्लियरली सेट आउट, एक्सप्लिसिट एंड रिलेवेंट विद द पॉलिसीज, है ना। मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड रिस्क इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्केल एंड ऑपरेशन, स्केल ऑफ अल्टरनेटिव्स, स्केल अगर अदर पीपल बॉडीज, सिविक बॉडीज, सारी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए क्या जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं क्या उसमें कोई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। फिर साथ साथ में जो भी आप यहाँ पे कह रहे हैं पोटेंशियल ऑप्शंस आर एनालाइज, कौन कौन से इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है या बात करें कॉस्ट है, बेनिफिट्स है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, ये एग्जामिन करे वो कि ये सारे के सारे कहने का मतलब क्या है, जब मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है तो उनके डिसीजंस को कैसे अप्रेज किया जाएगा बाय द ऑडिटर, ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे वो कंसीडर करेगा। क्लियर एकदम। अब भी फिर भी किसी को लगता है ये केस लॉ याद रखना इंपॉर्टेंट है रे, छोड़ना ही नहीं है अभी आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके फैक्ट्स पहले ही बता दिए अच्छे से, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई डाउट रह रहा है लगातार पूछो, कोई इशू नहीं है, मैं हेल्प करूंगा जहां तुम पूछ रहे हो लगातार। ये उनको बोल रहा हूँ नए स्टूडेंट्स जो लोगों को ये पता नहीं है कि हम के व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं क्वेरीज अपनी। टेस्ट मिस मत करना क्योंकि टेस्ट से पता लगेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जो लोग बच्चा सिर्फ ये कहता है ना कमेंट में बताता सर आई हैव डन माय टेस्ट, जिनकी कॉपी नहीं आती मैं चेक करता हूँ, आपको पता है मेरे वहां पर टेस्ट कर लिया तो पता लग जाता है, लेकिन जिनका कॉपीज नहीं आ रहा है तो फिर बाद में डिफिकल्टी आएगा, उससे बचिएगा अभी से ही। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास।